गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 15, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब होता है किसी के बारे में बताना, जैसा उसका रूप आकार वगैरह है उसके बारे में बताना, शब्दों के माध्यम से बताना, जिससे कि एक छवि हमारे सामने उपस्थित हो या हमें अनुमान हो जाए कि किस बारे में या किस तरह से आकार प्रकार है जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो पाठ है इसका शीर्षक है नीलकंठ और यह एक मोर के बारे में है। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। इन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, तो अपने जीवन के संस्मरणों में यानी कि जो यादें हैं उनमें इन्होंने अपने जो जीव जंतु उन्होंने पाल रखे थे, पालतू जो पक्षी या पशु वगैरह जो थे उनके बारे में भी अपने संस्मरणों में लिखा है इन्होंने। उसी में से एक है नीलकंठ, जो कि एक मोर था। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा जी के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ और उनका देहांत 11 सितंबर 1987 को। हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से हैं महादेवी वर्मा। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। कविताओं के साथ ही इन्होंने अनेक रेखा चित्र, निबंध तथा संस्मरण भी लिखे हैं। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया या देहांत हो गया था। तो अब पढ़ते हैं पाठ 15 नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजे से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। तो लेखिका नीलकंठ के बारे में बताते हुए कि कैसे वो उनके घर पहुँचे, कैसे वो उन्हें मिले, इसके बारे में बताते हुए कह रही हैं कि एक दिन वो स्टेशन पर किसी अतिथि को छोड़ने गई हुई थी। अतिथि कहते हैं जो बिना किसी तिथि के या बिना किसी जानकारी के अचानक से आए। अ का मतलब नहीं, तिथि मतलब तारीख या दिन। तो ऐसे जिसका तय नहीं हो दिन, ऐसे जो मेहमान आते हैं उन्हें अतिथि कहा जाता है। तो ऐसे एक मेहमान को वो स्टेशन पहुंचाकर, जहां उन्हें वापस जाना था, तो स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी, वापस आ रही थी, तभी उन्हें उस दुकान का ध्यान आया जहाँ पर चिड़िया और खरगोश रहते थे, या जो दुकान थी जहाँ पर इनको बेचा जाता था, चिड़ियों और खरगोशों को। तो लौटते वक्त लेखिका ने ड्राइवर से कहा कि उस दुकान की तरफ चलो। वहाँ पहुँचने से पहले ही जो दुकान का मालिक था वो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने जब दूर से देख लिया कि लेखिका आ रही है, तो उन्होंने रोड पर जाकर, रास्ते पर जाकर उनकी गाड़ी रुकने से पहले ही रुकने का संकेत दिया, ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। और लेखिका कुछ पूछती उनसे उससे पहले ही उन्होंने कहना या बोलना प्रारंभ किया कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आपने जब आप आए थे तो आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। तो अभी शंकरगढ़ नाम की जगह है, वहाँ से 2 मोर के बच्चे आए हैं, जिन्हें एक चिड़ीमार कहा जाता है, शिकारी या चिड़िया पकड़ने वाले को। तो शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार मोर के 2 बच्चे लेके आया था, जिसमें से एक मोर है और दूसरा मोरनी। तो आप उनको पाल लीजिए, क्योंकि पिछली बार आपने उनके लिए पूछा था।
और मोर के जो पंजे हैं उनसे दवाई बनती है। इसीलिए लोग दवाई बनाने के लिए मोर को पकड़ना चाहते हैं या मोर खरीदना चाहते थे। लेकिन आगे लेखिका कहती है कि जब वो बड़े मियाँ चिड़िया वाले हैं, उन्होंने आगे बोला, आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो आगे लेखिका बताती है कि जो बड़े मियाँ हैं उन्होंने कहा कि लोग ये लेने आए थे, मोर के बच्चों को लेने आए थे क्योंकि इनके पंजों से दवा बनती है, तो इसलिए ख़रीदने आए थे उन्हें। लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया क्योंकि मेरे शरीर में भी एक इंसान का दिल है, तो मैं उन्हें मारने के लिए इतनी सुंदर और मासूम सी चिड़िया कैसे दे दूं? क्योंकि जब उनके नाखून या पंजे उखाड़ लिए जाएंगे तो उससे उनसे चला फिरा नहीं जाएगा और आखिर वो मर जाएंगे। इसीलिए लेखिका कहती है कि जो बड़े मियाँ हैं उन्होंने कहा कि मैं मरने के लिए इन मासूम चिड़ियों को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे शरीर में भी, मेरे पास भी इंसान का दिल है जो मानवीयता जानता है। इसीलिए टालने के लिए मैंने जो खरीदने आए थे लोग उनसे कह दिया कि ये जो बच्चे हैं मोर के, वो गुरुजी ने यानी कि लेखिका ने मंगवाए थे। वे जो दुकान वाले हैं वो लेखिका यानी महादेवी वर्मा जी को गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं। फिर वो अपने जो रोज़गार है, जो उनका काम है चिड़ियाओं को पकड़ना और बेचना, तो उसके लिए कहते हैं कि ये कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है, बस इसमें पकड़ो और उन्हें मारो, चिड़ियाओं को मारो का ही काम होता है। आगे लेखिका बताती है कि बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ ने हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। तो लेखिका बता रही कि जो दुकानदार थे वो लगातार बोलने की उनकी क्षमता थी, तो जो उन्हें नहीं जानते वो तो उनके सुनते रहते बातें, लेकिन जो उन्हें जानते थे तो उन्हें पता था कि ये तो बोलते रहेंगे, इसीलिए बीच में उन्हें रोकना पड़ता था। तो तूफान मेल की संज्ञा दी है उनकी जो बातचीत है, उनको वो जो बोलते हैं दुकानदार बड़े मियाँ, तो उनके बोलने को उन्होंने तूफान मेल की संज्ञा दी है, जिसका कोई स्टेशन फिक्स नहीं होता। तो जहाँ पर कोई सुनने वाला रोक दे थक कर सुनते सुनते, वहीं पर उसका स्टेशन मान लिया जाता है, यानी कि वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो लेखिका कहती है कि जो बड़े मियाँ हैं उनके भाषण के तूफान मेल का कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, इसलिए सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं समझ लो उनका स्टेशन आ गया, यानी वहीं पर वो रुक जाते। इस तथ्य से परिचित होने के कारण, यानी ये जानकारी मुझे थी, लेखिका को थी, इसीलिए उन्होंने बड़ी मियाँ को बीच में रोककर पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ, कि जिनके बारे में आप इतना बता रहे हो वो है कहाँ बच्चे? तो बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुँची। तो जिस तरह उन्होंने इशारा किया, बड़े मियाँ ने संकेत किया, उसका अनुसरण यानी कि पीछा करते हुए उस दिशा की तरफ देखते हुए मेरी दृष्टि यानी मैंने उस तरफ देखा तो एक तार का छोटा सा पिंजरा था, जिसमें तीतर के समान 2 बच्चे बैठे थे। तो मोर के बच्चे जब छोटे होते हैं बच्चे, तो वो मोर जैसे नहीं दिखते, तो उनको देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई तीतर के बच्चे हों। और पिंजरा जो था वो इतना सकरा यानी इतना छोटा था उन पक्षियों के लिए, उन बच्चों के लिए, कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रेम हो और उसमें कोई चित्र बना हुआ है। वो बिल्कुल बिना हिले डुले एकदम शांति से बैठे थे, और इतना छोटा था तो उसके अंदर आ नहीं पा रहे थे। इसलिए लेखिका ने कहा है कि वो पिंजरा इतना संकीर्ण या इतना छोटा था, उसकी वजह से पक्षी शावक का मतलब है पक्षियों के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं।
बारहा कहा, भाई ज़रा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा, अब आप जो मुनासिब समझे। लेखिका जब उस पक्षियों का निरीक्षण कर रही थी, जब उनकी तरफ देख रही थी, उस समय भी जो बड़े मियाँ है वो फिर से बोलना शुरू कर दिया और उनकी भाषण में जो है वो फिर से चलने लगी। तो बड़े मियाँ कह रहे थे कि इन बच्चों के मुझे 30 रुपये देने पड़े। जो चिड़ीमार था उसने 30 रुपये इनका कीमत बताई इनकी। 12 का मतलब होता है कई बार। यहाँ 12 मतलब नंबर नहीं है, 12 के लिए नहीं कहा जा रहा। 12 का यहाँ पर मतलब है कि कई बार मैंने कहा कि भाई ज़रा सोच तो, इतने तू पैसे मांग रहा है, जबकि मोर की कोई भी खासियत इन पक्षियों के बच्चों में नहीं नज़र आ रही है अभी तो। लेकिन फिर भी वह नहीं माना और चिड़ीमार को उन्होंने मुंजी भी कहा। मुंजी का मतलब होता है जिद्दी या अत्याचारी या फिर कष्ट पहुंचाने वाला। तो चिड़िया को पकड़ा है, चिड़िया के बच्चों को पकड़ा है, इसीलिए एक तरह से वो कष्टकारी ही है, कष्ट पहुंचाने वाला है और अपनी बात से टला नहीं, यानी कि उसने पैसे कम नहीं किए, इसीलिए वो जिद्दी भी है। तो इसीलिए उसे मुंजी की संज्ञा दी चिड़ीमार को। तो बड़े मियाँ ने कहा कि चिड़ीमार ने मुझसे इनके 30 रुपये लिए, बहुत समझाया मैंने, फिर भी वह नहीं माना और आपका ख्याल करके पछताते हुए, अछता पछता कर मतलब कि मन महसूस कर या पछता कर भी मैंने उसे 30 रुपये दे दिए। लेकिन अब जो आप मुनासिब समझे वो इनकी कीमत दे सकते हैं। लेकिन वह इशारों में या अस्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैंने इनके 30 रुपये दिए, तो कम से कम आप मुझे 30 या उससे ज़्यादा दे, लेकिन वह साफ साफ नहीं कह पा रहा है। आगे लेखिका कहती हैं, अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। अस्तु का मतलब होता है इस तरह या अतः। 30 रुपये उन्होंने चिड़ीमार के, क्योंकि चिड़ीमार ने 30 रुपये लिए थे, तो 30 रुपये तो चिड़ीमार के नाम के और 5 रुपये उन्हें बड़े मियाँ के इनाम के रूप में देने पड़े, यानी कि 35 रुपये में मोर के बच्चे उन्होंने लेखिका ने खरीद लिए। और जब वो लेकर उस पिंजरे को और कार में रखा, तब वे पक्षी हिले और ऐसे लग रहा था जैसे वो छटपटाने लगे, बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहे हो। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो जिस तरह से फड़फड़ा रहे थे, अपने पंखों को छटपटा रहे थे बाहर निकलने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो इतनी देर पहले जाली का चित्र फ्रेम लग रहा था जिसमें मोर के बच्चे जड़े हुए हो, यानी चित्रित किया गया हो उन्हें, वह अब सजीव हो गया है और पिंजरे को ही लेकर उड़ जाएंगे, इस तरह से वे उसमें छटपटा रहे थे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। तो जब लेखिका घर पहुंची तो जो उनके घर वाले थे उस पिंजरे को या उन बच्चों को देखकर उन्होंने, जो कि तीतर के बच्चों जैसे ही लग रहे थे, तो सबने भी यही कहा कि आपको ठग लिया है और ये तो तीतर के बच्चे हैं, मोर कहकर आपको धोखा दिया है, गलत बेच दिया आपको। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। तो कई बार लेखिका इसी तरह से ठगी जा चुकी है, लोग उन्हें धोखा दे देते थे, इसीलिए इस बार भी घर वालों ने कहा कि आपको चिड़ीमार ने ठग लिया है और तीतर के ही बच्चे दिए हैं, जबकि ये तो मोर के कहा था लेकिन ये तीतर के ही बच्चे हैं। तो कई बार लेखिका की इस तरह से ठगे जाने की वजह से वो चिढ़ गई, उन्हें गुस्सा आ गया और उनकी कमज़ोरी है कि वो लोगों का विश्वास कर लेती हैं जल्दी। तो अपनी इस कमज़ोरी का खुद ही परेशान हो गई या खुद उस बात से चिढ़ गई कि लोग उन्हें धोखा दे देते हैं। उनकी इस दुर्बलता के बारे में सबको पता है, तो इसलिए भी उन्हें और गुस्सा आ गया। तो अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। तो जब चिढ़ गई वो इस बात से कि उन्हें ठग लिया गया है, आप तो विश्वास कर लिया उन्होंने
चिड़ी मार का, बड़े मियाँ का। तो घर वालों को उन्होंने अप्रसन्न होकर यानी कि गुस्से में या नाराज़ होकर उन्होंने कहा कि मोर के क्या सुरखाब के पर होते हैं, मोर क्या कुछ विशेष होता है, आखिर है तो वो भी पक्षी ही, और ये भी पक्षी के बच्चे हैं, तो ये भी पक्षी ही तो है जैसे बाकी और पक्षी होते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मोर के बच्चे हैं या किसी भी पक्षी के। इसलिए उन्होंने घर वालों का इस तरह उत्तर दिया, और चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। और जब लोगों ने कहा कि आपको तो ठग लिया है, तो इससे सबसे चिढ़ गई वो, और जो पक्षी के बच्चे जिन्हें मोर के बच्चे कहा था उनका विशेष ध्यान रखने लगी। उनके प्रति लेखिका के मन में या उनके व्यवहार में और परिवर्तन आया और विशेष उनका ध्यान रखने लगी। यत्न का मतलब होता है कोशिश, तो व्यवहार भी उन पक्षी के बच्चों के प्रति लेखिका का बदल गया और वो उनका विशेष ध्यान रखने लगी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। तो क्योंकि लेखिका ने पहले ही बताया था कि जो पिंजरा था वो बहुत सकरा था, जिसमें वो बच्चे ढंग से नहीं बैठ पा रहे थे, तो अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उस पिंजरे को ले गई और वहाँ ले जाकर पिंजरे का जो दरवाज़ा था उसे खोल दिया और उन बच्चों के लिए, शावकों के लिए कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियाँ और पानी रखा, जिससे कि वो कुछ खा सके। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर घर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। तो लेखिका कहती है कि जो सकरा सा पिंजरा था चूहेदानी जैसा, क्योंकि छोटे पिंजरा पक्षियों के नाप के अनुसार नहीं था, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे चूहेदानी के आकार का है। तो उससे निकलकर जैसे उन्हें मौका मिला, दरवाज़ा खुला मिला, तो वो उसमें से निकल गए और ऐसा लगा कि उस कमरे में कहीं वो छुप गए, कहीं खो गए। तो कभी तो वो मेज के नीचे घुस जाते या फिर कभी अलमारी के पीछे छिप गए। तो इस तरह से लुक छिप कर, यानी लेखिका से छुप कर, क्योंकि वो डर रहे थे उससे, तो लुका छिपी से थक कर उन्होंने रद्दी की कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। यानी उस पिंजरे में तो वापस नहीं गए, लेकिन जो लेखिका की रद्दी की टोकरी थी, रद्दी कागज़ डालने की, उसमें वो आखिर में थक कर उसमें बैठ गए। 2-4 दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। तो लेखिका आगे बताती है कि जब उन्होंने पिंजरा खोल दिया, पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, तो वे धीरे से बाहर निकले और कभी मेज के नीचे, लेखिका की जो लिखने पढ़ने की थी उसके नीचे, या कभी जो किताबों की अलमारी थी उसके पीछे छुप जाते। फिर धीरे धीरे आश्वस्त होके, यानी कि जब उनका डर दूर हुआ, तब वो कभी जो लेखिका की रद्दी की टोकरी थी वहाँ पर रात को निकलते और वहाँ पर सो जाते। तो धीरे धीरे जब उनका डर खत्म हुआ, तो 2-4 दिन में वे पहले तो गुप्तवास करते रहे। जब तक उनको डर लगता रहा तब तक तो छुपते रहे। गुप्तवास का मतलब होता है कि छुपी हुई जगह पर रहना, किसी जगह पर छुप जाना। तो वहाँ पर रहते दिन में और रात को टोकरी में। लेकिन जब उनका डर खत्म हुआ, आश्वस्त हो गए वे, विश्वास हो गया उन्हें कि उनके कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तब वे कभी लेखिका की मेज पर, कभी उनकी कुर्सी पर और कभी अचानक से लेखिका के सिर पर आकर बैठ जाते। आविर्भूत होना यानी कि प्रकट हो जाते, दिख जाते उन्हें, अचानक से वहाँ आकर बैठ जाते। आगे लेखिका कहती हैं कि उनकी कमरा जो था उसमें जो खिड़कियाँ थी उस पर तो जाली लगी थी, तो वहाँ से इन बच्चों का बाहर निकलने का या बाहर से किसी जानवर का अंदर आकर उन्हें नुकसान पहुँचाने का डर नहीं था। लेकिन जो उनका दरवाज़ा था उसे उन्हें निरंतर यानी लगातार बंद रखना पड़ता था, क्योंकि आगे इसका कारण बताती लेखिका, खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उनके या उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। लेखिका कहती है कि दरवाज़ा मुझे बंद रखना पड़ता था, अगर खुला रहता तो जो मेरी
चित्रा नाम की बिल्ली है वह इन नए आए हुए नवागंतुक कहते हैं नए आए हुए जो पक्षी हैं उनका पता लगा लेती और उसके बाद यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं कि उसके बाद क्या होता, यानी कि वो इन्हें मार सकती थी। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है जैसे कि हमने लगाया। तो उस बिल्ली यानी चित्रा का भरोसा नहीं था कि वो उसे पता लगा लेती दरवाज़ा खुला रहने पर। वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, लेकिन जब इस तरह से वो लेखिका से घुल मिल गए मोर के बच्चे कि वो आराम से उसके मेज पर कहीं पर भी बैठ जाते, तो यहाँ सर्वथा अपरिचित है चित्रा के लिए, लेकिन इस तरह से घूम रहे हैं तो यह उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वैसे भले ही वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था, जिसने यहाँ अधिकार जमा लिया था, अधिकार जमाने की चेष्टा की थी लेखिका के कमरे में, इसलिए वह इन पर आक्रमण कर सकती थी।